नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना और विजयनगर में जिन राजवंशों ने शासन किया उसके बारे में पढ़ेंगे। दक्षिण भारत में विजयनगर जो था वो दूसरा प्रभावशाली राज्य था। इस राज्य की स्थापना भी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुई थी। इस राज्य ने 2 शताब्दियों से भी अधिक समय तक दक्षिण भारतीय राजनीति पर अपना प्रभुत्व जमाए रखा। विजयनगर जो था वो हिंदू सभ्यता और संस्कृति का भी केंद्र था और कई विद्वान इसे हिंदू पुनरुत्थान का केंद्र भी मानते हैं। विजयनगर राज्य की स्थापना कैसे हुई? मोहम्मद बिन तुगलक के राज्यकाल में अव्यवस्था फैल चुकी थी, तो इसका लाभ उठाकर 2 भाइयों हरिहर और बुक्का ने इस राज्य की स्थापना करी। ये दोनों भाई होयसल काकतियों के यहाँ नौकरी करते थे या फिर होयसल के अधीनस्थ ये सामंत थे। उनके पिता का नाम संगम था। काम्पिल में जब मोहम्मद तुगलक ने आक्रमण किया तब वह इन दोनों भाइयों को अपने साथ दिल्ली ले गया और उसके बाद उनको ज़बरदस्ती मुसलमान बना दिया गया। शीघ्र ही ये मोहम्मद बिन तुगलक के विश्वास पात्र भी बन गए। अतः दूसरी बार जब काम्पिल में विद्रोह हुआ तब अपनी सेना के साथ मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें भी काम्पिल भेजा। इसके बाद विद्रोह का दमन करने के बाद हरिहर और बुक्का दोनों ही जो थे वो संत विद्यारण्य से मिले और उनके प्रभाव में आकर ही इन्होंने पहले तो मुस्लिम धर्म छोड़ा और विद्यारण्य ने इन्हें हिंदू धर्म में दीक्षित किया और इसके बाद इन दोनों ने हरिहर बुक्का ने विजयनगर के स्वतंत्र राज्य की नींव डाली और उनके वंश का जो नामकरण हुआ वो उनके पिता संगम के नाम पर ही हुआ। तो 1336 से लेकर 1565 तक लगभग 3 प्रमुख राजवंश थे विजयनगर में, संगम वंश, सालुब वंश और तुलुब वंश। तो ये जो विजयनगर की जो स्थापना का मुख्य उद्देश्य जो था वो दिल्ली सल्तनत की आक्रमणकारी नीति का एक तो विरोध करना था और दक्षिण भारत में हिंदुओं का प्रभुत्व स्थापित करना था। और विजयनगर की पुरानी राजधानी हम्पी थी। बाद में हम्पी विजयनगर का ये वर्तमान रूप जो दिखता है वो हम्पी ही था जो अभी वर्तमान में विजयनगर है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानियाँ उस समय अनेगोंडी, विजयनगर, पेनुगोंडा और चंद्रगिरी थी। विजयनगर साम्राज्य कृष्णा नदी से कावेरी नदी तक था और बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक फैला हुआ था। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य में संगम वंश के बारे में 1336 से 1486 ईस्वी तक के। सबसे पहले पढ़ेंगे हरिहर के बारे में। विजयनगर राज्य और ये संगम वंश का पहला शासक था हरिहर। विजयनगर की स्थापना इसी ने करी थी। ये पराक्रमी शासक था और इसने अनेक युद्धों में विजय प्राप्त की थी और विजयनगर राज्य की स्थिति को भी सुदृढ़ किया था। इसने संपूर्ण होयसल राज्य पर हरिहर ने अधिकार कर लिया था और हरिहर को हराकर ही बहमन वंश के सुल्तान अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने रायचूर के दुर्ग पर अधिकार कर लिया था, लेकिन हरिहर ने मदुरा के शासक को युद्ध में पराजित किया था। उसने अपनी राजधानी अनेगोंडी को बनाया था और लेकिन बाद में विद्यारण्य के कहने पर उसने अपनी राजधानी को बदलकर विजयनगर कर दिया था। उसने अपनी इस नवोदित राज्य की सीमा का विस्तार करने के अलावा अपनी आंतरिक स्थिति को भी मजबूत किया। 1356 में हरिहर की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका छोटा भाई बुक्का उसका उत्तराधिकारी बना और वह भी एक महान योद्धा और राजनीतिज्ञ था। उसने मदुरा पर विजय प्राप्त करी और उसे अपने राज्य में शामिल किया। इसके अलावा उसने एक दूत भेजा था, चीनी एक शिष्टमंडल भेजा था 1374 ईस्वी में चीन में। तमिलनाडु पर भी उसने विजय हासिल करी और उसके समय में बहमनी और विजयनगर राज्य का संघर्ष शुरू हुआ और इस संघर्ष के कारण ही जो थे वो राजनीतिक थे और आर्थिक और धार्मिक थे। ये संघर्ष भी बहुत दिनों तक चला और अंततः विजयनगर राज्य का पतन भी इसी की वजह से हुआ। हरिहर एक उदार और धर्म सहिष्णु राज्य था। यद्यपि उस राजा था उसने अपने राज्य में हिंदू धर्म को प्रश्रय दिया, परंतु मुसलमान और अन्य धर्मावलंबियों के साथ भी उसने उदारतापूर्वक व्यवहार किया। उसने बहुत से मंदिरों का निर्माण करवाया, तेलुगु साहित्य के विकास को भी प्रश्रय दिया। 1377 ईस्वी में बुक्का की भी मृत्यु हो गई और हरिहर और बुक्का दोनों ही ऐसे सम्राट थे जिन्होंने दोनों ही राजा ऐसे थे जिन्होंने सम्राट की उपाधि धारण नहीं की। बुक्का के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय 1377 से 1404 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। हरिहर द्वितीय ने महाराजा धीराज और राज परमेश्वर की उपाधि धारण करी। इसने कनारा, मैसूर, त्रिचनापल्ली, कांची
तथा चेंगलपुट जैसे प्रदेशों को जीतकर विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत उनका विलय किया। बहमनी साम्राज्य के फिरोज शाह ने हरिहर द्वितीय को हराकर उससे अपमानजनक संधि करने के लिए बाध्य किया था। 1404 में हरिहर द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका पुत्र देवराय प्रथम गद्दी पर बैठा। देवराय प्रथम ने बहमनी राज्य से जबरदस्त युद्ध लड़े और लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा और विजयनगर के कुछ क्षेत्र देकर उसे संधि भी करनी पड़ी। 1410 में देवराय प्रथम की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी रामचंद्र और वीर विजय ने 1419 ईस्वी तक शासन किया। देवराय प्रथम महान निर्माता तथा विद्वानों का संरक्षक था। उसने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाकर अनेक नहरों का निर्माण करवाया। किसने? देवराय प्रथम ने। उसके शासनकाल में विजयनगर विद्या तथा ज्ञान का प्रमुख केंद्र था। देवराय द्वितीय संगम वंश का अंतिम महान शासक। इसने विजयनगर राज्य की स्थिति को सुदृढ़ किया और उसने राज्य की पूर्वी सीमा का विस्तार किया तथा बहमनी के बढ़ते प्रभाव को रोका। और देवराय द्वितीय ने प्रशासनिक व्यवस्था में भी सुधार किया तथा राज्य की आर्थिक और सांस्कृतिक समृद्धि को बढ़ाया। देवराय सेकंड के शासनकाल में ही इटली का निकोलो कॉन्टी और ईरान का अब्दुल रज़ाक जो था वो विजयनगर घूमने आए थे। ये विदेशी यात्री थे। 1446 ईस्वी में देवराय द्वितीय की मृत्यु के बाद संगम वंश का पतन शुरू हो गया। सभी उत्तराधिकारी अयोग्य और कमज़ोर निकले। 1446 ईस्वी में देवराय के पुत्र मल्लिकार्जुन को शासक बनाया गया, जिसे प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। लेकिन इसी दौरान विजयनगर साम्राज्य को लगातार बहमनी और उड़ीसा के राज्यों के आक्रमण का सामना करना पड़ रहा था। उड़ीसा के गजपति नरेश ने इसी दौरान राज्य के पूर्वी आंध्र भाग थे उस पर कब्जा कर लिया। उड़ीसा के गजपति नरेश ने तेलंगाना के बड़े भाग पर बहमनी का आधिपत्य स्थापित हो गया। 1465 ईस्वी में मल्लिकार्जुन की मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई विरूपाक्ष गद्दी पर बैठा। इसने 1486 ईस्वी तक ही शासन किया। इसके शासनकाल में पतन की प्रक्रिया लगभग शुरू हो गई थी। पूरे साम्राज्य में अशांति और अराजकता फैल गई थी। इस स्थिति में गोवा, कोंकण तथा उत्तरी कर्नाटक पर बहमनी का अधिकार हो चुका था। ऐसी परिस्थिति में विरूपाक्ष के एक सामंत थे सालू नरसिंह, जिसने कि आक्रमणकारियों से राज्य की सुरक्षा की थी। उन्होंने विरूपाक्ष की हत्या करवाकर वो स्वयं गद्दी पर बैठ गए और इस प्रकार संगम वंश खत्म हो गया और नवीन सालू वंश की स्थापना हो गई। सालू वंश का पहला शासक नरसिंह सालू ये योग्य शासक था, जिसने कि विजयनगर की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। लेकिन ये केवल 6 वर्ष तक ही शासन कर पाए और नरसिंह को उड़ीसा नरेश पुरुषोत्तम गजपति से युद्ध करना पड़ा। नरसिंह ने कर्नाटक के तुलु प्रदेश पर पुनः अपना आधिपत्य स्थापित किया और उसने अपने प्रयासों से राज्य का विघटन रोक दिया। नरसिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बैठा इमादी नरसिंह गद्दी पर बैठा। ये इस वंश का अंतिम शासक था। अल्पायु होने के कारण नरसिंह का सेनापति नरसा नायक जो था उसका संरक्षक बना। ये कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा हुआ है। सेनापति नरसा ने सारा शासन अपने हाथ में ले लिया। नरसा नायक ने विजयनगर के खोए हुए प्रांतों को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। उसने बीजापुर, बीदर और मदुरा के शासकों के साथ सफलतापूर्वक युद्ध किया। रायचूर दोआब के भी अनेक दुर्गों को उसने जीता नरसा नायक ने, तथा चोलों, पांड्यों और चेरों को अपने अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। 1505 ईस्वी में नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने इमादी नरसिंह का वध करके सिंहासन पर अधिकार जमा लिया और सालू वंश का अंत करके तुलु वंश की नींव डाली। नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने। तुलु वंश का संस्थापक वीर नरसिंह ये योग्य शासक था। इसका सारा समय विद्रोहों और आक्रमणों से जूझने में ही व्यतीत हुआ। इसने जन कल्याण के अनेक कार्य किए और इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य पुर्तगालियों से अच्छे संबंध स्थापित करना था, जो अरब व्यापारियों के प्रतिद्वंदी थे। उसने पुर्तगाली गवर्नर अल्मीडिया से बेहतरीन घोड़े खरीदने का समझौता किया। अपने शासनकाल में बाहरी आक्रमणों को उसने सफलतापूर्वक विफल किया। दूसरा प्रमुख राजा कृष्णदेवराय नरसिंह के बाद उसका छोटा भाई कृष्णदेवराय सिंहासन पर बैठा। कृष्णदेवराय विजयनगर का महान शासक था। उसने मुस्लिम राज्यों के विरुद्ध पुर्तगालियों से मित्रता की और उन्हें भटकल में दुर्ग बनाने की अनुमति
प्रदान की। बहमनी के सुल्तान महमूद शाह के आक्रमण का कृष्णदेव राय ने धैर्यपूर्वक मुकाबला किया और उसे हराया भी। इसी युद्ध में बीजापुर का सुल्तान यूसुफ आदिल शाह मारा गया था। कृष्णदेव राय ने रायगढ़ दुर्ग और कृष्णा तुंगभद्रा दोआब को जीतकर विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया था। ये कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा है। रायगढ़ दुर्ग और कृष्णा तुंगभद्रा दोआब को जीतकर विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया था। बाद में उसने बीदर को भी जीत लिया। 1513 में उड़ीसा के राजा को हराकर अपने पूर्व में खोए हुए प्रदेशों को वापस विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया था। 1514 ईस्वी में उदयगिरी का किला जीता और उसके बाद कोंडविंदु और कोंडपल्ली पर भी अधिकार किया। बीजापुर पर आक्रमण करके उसे जीत लिया और राजधानी गुलबर्गा पे भी अधिकार कर लिया। यानी बीदर, बीजापुर और गुलबर्गा पे कृष्णदेव राय का अधिकार हो चुका था। 1530 ईस्वी में कृष्णदेव राय की मृत्यु तक विजयनगर का साम्राज्य पश्चिम में कोंकण, पूर्व में विजयपट्टनम और कटक और दक्षिण में कन्याकुमारी तथा उत्तर में बीजापुर तक फैला हुआ था। ये कृष्णदेव राय जो था वो तुलुवंश का सबसे योग्य शासक था। कृष्णदेव राय महान शासक और विद्यानुरागी भी था। उसने नागलपुर नामक नया नगर बसाया तथा नागलपुर में ही उसने कई मंदिरों और भवनों का निर्माण कराया था। विजयनगर में उसने सहस्त्रों स्तंभों वाले मंडपों और गौपुरम बनवाए। तेलुगु ग्रंथ अमुक्त माल्याद उसकी उपलब्धियों पर प्रकाश डालती है। कृष्णदेव राय के बारे में जानकारी मिलती है अमुक्त माल्याद से। वह कला और साहित्य को प्रश्रय देने वाला शासक था और उसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। उसके दरबार में 8 तेलुगु विद्वान थे जिन्हें अष्ट दिग्गज कहते थे। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उसके विद्या प्रेम के कारण उसे आंध्र भोज कहा जाता था और वह स्वयं उच्च कोटि का कवि था। उसके शासनकाल में पुर्तगाली यात्री आया था डोमिगोस पैज। डोमिगोस पैज जो था वो कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। ये पुर्तगाली यात्री था। डोमिगोस ने उसके व्यक्तित्व और व्यक्तिगत गुणों और उसकी उपलब्धि की प्रशंसा की है। 1529 ईस्वी में कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद उसके छोटे भाई अच्युत राव ने 1542 ईस्वी तक शासन किया, लेकिन उसका शासन कमज़ोर पड़ने के कारण बीजापुर ने इस पर आक्रमण कर रायचूर और मुदगल के दुर्गों पर भी अधिकार कर लिया। उसके बाद उसका भतीजा सदाशिव राय राजा बना, परंतु असली जो शक्ति थी वो कृष्णदेव राय के दामाद प्रधानमंत्री थे, वो राम राय, उनके हाथ में रही। राम राय ने जो नीति अपनाई वो अंततः साम्राज्य के पतन का कारण बनी। उसने बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया। ये उसकी बहुत बड़ी गलती थी। बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया, जिसके कारण उसे अनेक युद्ध लड़ने पड़े और राम राय ने इन मुस्लिम राज्यों की शक्तियों को बहुत नुकसान पहुंचाया। तालीकोटा का युद्ध हुआ 1565 में। फतेह क्या हुआ कि आपसी संघर्ष और प्रतिद्वंदिता को भुलाकर, क्योंकि ये जो मैंने बताया थे 5 राज्य आपस में लड़ते रहते थे, लेकिन ऐसी स्थिति में इन्होंने अपनी प्रतिद्वंदिता को भुलाकर इन राज्यों ने विजयनगर के विरुद्ध एक संघ की स्थापना करी, जिसमें बरार को छोड़कर, बरार नहीं शामिल हुआ इसमें, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर की सेनाओं ने विजयनगर पर आक्रमण किया, संयुक्त रूप से आक्रमण किया। परंतु राम राय ने कोई विशेष तैयारी उस समय नहीं की थी। 23 जनवरी 1565 ईस्वी के दिन कृष्णा नदी के किनारे तालीकोटा के मैदान में ये युद्ध हुआ, जिसमें राम राय की हार हुई और उसे बंदी बना लिया गया। इस युद्ध को राक्षस तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। तालीकोटा का युद्ध बहुत फेमस है, ये कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है। राक्षस तंगड़ी का युद्ध किसे कहते हैं, तो तालीकोटा युद्ध को कहते हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। विजयनगर के खिलाफ संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व कर रहे अहमदनगर के सुल्तान हुसैन निजाम शाह ने अपने हाथों से राम राय का वध किया और इसके बाद पूरे विजयनगर साम्राज्य का सर्वनाश कर दिया, और जिसके बाद विजयनगर कभी भी पनप नहीं पाया, लेकिन उसका अस्तित्व तो बरकरार रहा। इस मैप में आप देख रहे हैं पिंक कलर में विजयनगर साम्राज्य और विजयनगर डायनेस्टी का बढ़ता हुआ लाइट पिंक में, उधर गजपति जो उड़ीसा के हैं, और ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं 5 प्रांत विजयनगर, बीदर, गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर, गोलकुंडा, बरार और अहमदनगर, जिसका विजयनगर के साथ हमेशा संघर्ष होता रहता था।
विजयनगर साम्राज्य का अवसान कैसे हुआ? रामराय के बाद उसका भाई तिरुमाल ने वेणुगोंडा को अपनी राजधानी बनाया। 1570 ईस्वी में तिरुमाल जो था वो सदाशिव को अपदस्थ करके सिंहासन पर बैठा और आरविदु वंश की नींव उसने रखी और उसका केंद्र जो था वो पेनुकोंडा था। उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र रंग द्वितीय राजा बना। 1586 ईस्वी में इसकी मृत्यु के बाद वेंकट सेकंड राजा बना, जिसने 1614 ईस्वी तक शासन किया, जिसके बाद राज्य का विघटन शुरू हो गया था। विजयनगर का महान साम्राज्य अब बिल्कुल संकुचित हो चुका था, खत्म होने की कगार पर था। अरविंदु वंश का अंतिम शासक था रंग तृतीय, जो कि बीजापुर व गोलगड्डा के आक्रमण को रोकने में विफल रहा, जिसके कारण सारे राज्य में अव्यवस्था फैल गई और श्रीरंगपट्टम, वैदनूर, मदुरा, तंजौर आदि के सामंतों ने अपने आप को विजयनगर से अलग करके स्वतंत्र कर लिया। इस तरह से एक महान साम्राज्य का अवसान हो गया। विजयनगर साम्राज्य के पतन के क्या क्या कारण रहे? पहला कारण था कि यह राज्य अपने उदय से लेकर अंत तक, मतलब जब से इस राज्य की स्थापना हुई और उसके अंत तक हमेशा संघर्षशील रहा, हमेशा युद्ध में फंसा रहा। इसे सदैव दक्षिण के इस्लामी राज्यों और उड़ीसा के गजपति शासकों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। दूसरा रीज़न है, बहमनी राज्य के पास द्रुत अश्वारोही सेना थी और अचूक निशानेबाज थे, जबकि विजयनगर के पास इन सब का अभाव था। विजयनगर की सेना का हाथियों पर ज़्यादा निर्भर होना उसके पतन का कारण बना। बहमनी राज्य के पास मुगलों की देखरेख में एक तोपखाने का होना, जबकि विजयनगर के पास इसका अभाव था। विजयनगर की सीमाएं असुरक्षित थी, चारों तरफ से दुश्मनों से घिरी हुई थी और उसके पास इससे लड़ने में सहायक मजबूत गुप्तचर तंत्र भी नहीं था। विजयनगर के अंतर्गत प्रांतीय अधिकारियों का ज़्यादा शक्तिशाली होना, जिसके कारण निरंतर विद्रोह होते रहे और राज्य की शक्ति उनको कुचलने में जाया होती रही। राज्य के पास ठोस आर्थिक योजना का अभाव था और घोड़ों और तोपों की लालसा में पुर्तगालियों को व्यापारिक सुविधाओं को देना, जिससे कि राज्य की आय पर इसका असर पड़ा और जनता पर भी इस टैक्स का बोझ बढ़ा। विजयनगर साम्राज्य के खिलाफ सारे मुस्लिम राज्यों का एक संयुक्त मोर्चा धार्मिक आधार पर बन जाना, इसके ठीक विपरीत विजयनगर के हिंदुओं का धर्म को लेकर हमेशा उदासीन रहना। रामराय की कूटनीतिक चालें और दक्षिण राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की नीति भी उसके पतन का कारण बनी। तो आज हम विजयनगर साम्राज्य में इतना ही पढ़ेंगे। अगले पार्ट में हम विजयनगर के शासन व्यवस्था और सामाजिक और धार्मिक और आर्थिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।